हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आपको जैसे कि पता है, मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट आई थिंक यूनिट 7 तक मैंने ऑलरेडी प्रीमियम क्लासेस में कवर कर दिया है। जो अभी लास्ट की 3 यूनिट बचती हैं इनको मैं एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए मैं इन वीडियोस को लेकर के आया हूं। और साथ ही मैं आपको गाइस ये बता दूं कि इन वीडियोस लेक्चर्स को अटेंड करने से आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, बिकॉज ये रिवीजन का टाइम चल रहा है तो आप इजीली इनको रिवाइज भी कर सकते हो उन यूनिट्स को। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने प्रीमियम क्लासेस को नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस का लिंक क्लास 1 से लेकर के जो अभी तक क्लासेस हुई हैं इन सभी क्लासेस का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इन सभी प्रीमियम क्लासेस को देख सकते हैं। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्लासें हैं। माय नेम इज मोहम्मद आजम एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 इयर्स। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और समझते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। So guys, this is the first question. Identify the air pollutant in urban areas which irritate eyes and also respiratory tract of human beings. गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरी जो क्लासें रहेंगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके रहेंगी, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप हिंदी में भी अपना कंटेंट डालिए ताकि हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई इशू ना हो, वो बच्चे भी हमारी इन क्लासेस को अटेंड कर सके। तो मेरी जो क्लासें रहेंगी अब से इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सरफेस ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हिंदी में देखते हैं एक बार। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषक की पहचान करें जो आंखों और मनुष्यों के श्वसन पात को भी परेशान करती है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करना है आपको, आप हर एक क्वेश्चन का अपनी तरफ से आंसर करके देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देन मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा, फिर देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही निकले हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सरफेस ओजोन इज द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस ओजोन। तो ये हमारे आंखों में इरिटेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है सरफेस ओजोन। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो गाइस समझते हैं कि सरफेस ओजोन होता क्या है। मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस इज सरफेस और लो लेवल ओजोन। आपको पता है अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट बनी हुई है ऐसे करके, जो कि ओजोन की लेयर है, उसको बोलते हैं हम O3, दैट इज ओजोन लेयर, जो हमें सूरज की तरफ से, सन की तरफ से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है उससे हमें ओजोन बचाता है। लेकिन अगर वही सेम ओजोन जो है आपके सरफेस पे हो, जहाँ पे हम लोग रहते हैं पृथ्वी के सरफेस पे अगर आ जाए ये ओजोन, तो हमारी आंखों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये इसको हम कहते हैं लो लेवल ओजोन O3, दैट इज सरफेस ओजोन। इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। आई मीन ये उसका पार्ट हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज में और भी गैसेज आती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। So tropospheric ozone is formed by the interaction of sunlight, particularly ultraviolet light, with hydrocarbons and nitrogen oxide, which are emitted by automobile tailpipes and smokestacks. In urban areas, high ozone level usually occur during warm summer month. तो यहाँ पर जो सरफेस ओजोन है वो बनता कैसे है, वो हमारे सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारी पृथ्वी के अंदर आ जाती हैं वो, और उसके अलावा गाइज यहाँ पर जो बताया गया है दैट इज ऑटोमोबाइल टेल पाइप और स्मोक स्टैक्स द्वारा उत्सर्जित होते हैं। जो धुआं उनसे निकलता है, जो गर्मी निकलती है, उस गर्मी का यूज करके यहाँ पर जो है ओजोन बन जाती है। और ये गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है, बिकॉज आपको पता है कि ऑटोमोबाइल जो है वो, जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो गर्मियों के दिनों में ज्यादा गर्म रहते हैं, जिसकी वजह से ओजोन जो है सरफेस ओजोन बन जाती है और जो कि हमारे रेस्पिरेटरी को हार्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन मेजर रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें वाटर पॉल्यूशन का मेन रीजन क्या है, लार्जेस्ट सोर्स क्या है हमारे पॉल्यूशन का बड़ी बड़ी नदियों में। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट सोर्स है आपके, दैट इज चार ऑप्शन गिवन है। अनट्रीटेड सीवेज, दैट इज अनुशोधित सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो गाइज आप लोग बताइए, अपने मन में सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों के कितने आंसर सही निकले हैं
बाद में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग आपने कितने आंसर सही दिए हैं, ताकि पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज अनट्रीटेड सीवेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज अनट्रीटेड सीवेज जो है ये हमारा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन है इंडिया में, नदियों का, दैट इज अनट्रीटेड सीवेज। बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि जो सीवेज की पाइपलाइन होते हैं वो डायरेक्टली नदियों में गिरा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से नदियां बहुत बड़े लेवल पे गंदी हो जाती हैं। Now, guys, next question. Sustainable development goals have specific target to be achieved. Sustainable जो development goals हैं जिसको हम SDG कहते हैं, शॉर्ट में SDG, इसके जो गोल्स हैं कब तक अचीव करने की बात की गई है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य जो है वो कब तक अचीव करने की बात की गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो गाइज राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज 2030, 2030 तक जो है एसडीजी का के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की बात की गई है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं? दीज आर ग्लोबल गोल्स आर कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स डिजाइन टू बी ए ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो 17 गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर टोटल 17 गोल्स की बात की गई है, जो कि ग्लोबल लेवल पे इनको अचीव करने की बात की गई। मतलब हर एक कंट्री जो है इनको अचीव करने की कोशिश करेगी। SDG वर सेटअप इन 2015, 2015 में ये बनाए गए थे बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इन्होंने जो बनाने वाली बॉडी थी वो ये थी, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एंड आर इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2030, 2030 तक इनको अचीव करने की बात की गई है। तो आप लोगों को मैंने SDG के बारे में बताया है। MDG क्या होता है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और MDG में टोटल कितने गोल्स की बात की गई गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना कि MDG, दो तरह के गोल हैं SDG और MDG। तो मैंने SDG आपको बता दिया है, यहाँ पर 17 गोल की बात की गई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि MDG के अंदर कितने गोल्स की बात की गई है। तो देखिए आपको कितना आता है MDG के बारे में। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड रूरल होम्स द सोर्स और सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन में बी अनवेंटेड गैस स्टोव्स, वुड स्टोव्स, केरोसिन हीटर। तो आपको बताना है कि इसमें ग्रामीण घरों के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं। अनवांटेड गैस स्टोव हो गया, लकड़ी के स्टोव और केरोसिन हीटर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग चलिए सोचिए, बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूं और देन आप मुझे एट द एंड कमेंट करके बताएंगे वीडियो में, जब आप पूरी देख लेंगे कि आपके कितने आंसर जो है वो सही निकले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ABC। तीनों ही इसके जो हैं एक मुख्य कारक होते हैं हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन को फैलाने का गांव ग्रामीण एरियाज में। आपने देखा होगा कि गांव में अनवांटेड गैस स्टोव्स भी यूज होते हैं, वुड स्टोव्स यूज होते हैं जिसमें हम लकड़ी जलाते हैं। गांव में देखा होगा ज्यादातर लकड़ी जला करके चूल्हे बनाए जाते हैं, चूल्हे जलाए जाते हैं, तो लकड़ी का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा कैरोसिन, मिट्टी का तेल जो है काफी बड़े लेवल पे यूज होता है, कैरोसिन भी वो लोग यूज करते हैं। तो ऐसे में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा फैलती है और ये एक प्रदूषण का सोर्स होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। Now guys, next question, in the recently launched air quality index in India, which of the following pollutant is not included? इंडिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लॉन्च किया गया है रिसेंटली, इसमें कौन सा जो है वो पॉल्यूटेंट एज एन पॉल्यूटेंट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। भारत में हाल ही में लॉन्च किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग बताइए आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। कार्बन मोनोऑक्साइड, फाइन पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अभी। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजम्पशन। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या होती है? मानव जनित, यहाँ देखो लिखा हुआ है कौन सी मानव जनित गतिविधियां, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कि इंसान लोग करते हैं एज ए ह्यूमन, हम लोग इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो एज एन ह्यूमन बीइंग हम इन एक्टिविटीज को करते हैं जिससे कि मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजम्पशन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब जितना पानी हम खर्च करते हैं, सपोज करो 100 लीटर पानी खर्च करते हैं, तो इसमें अराउंड 67 के अराउंड जो है 66 या 67 लीटर जो पानी है किस एक्टिविटी में यूज होता है। तो यहाँ पर 2/3 का मतलब बोला गया है कि जो वाटर आप यूज करते हो वो किस एक्टिविटी में यूज होता है। तो बताइए कौन सी एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर है, हाइड्रो पावर जनरेशन है, इंडस्ट्री है, या डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल यूजेस है।
तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आंसर वाले पेज पे। सो आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर, जिसमें सबसे ज्यादा वाटर का कंजम्पशन होता है। आपने देखा होगा जब खेती करी जाती है तो बड़े बड़े खेतों में पानी लगाया जाता है, और पानी एक बार नहीं लगता, कम से कम 3 4 5 बार का पानी बार बार लगाया जाता है खेतों में, जिसकी वजह से उसमें बहुत बड़े लेवल की पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब सिंगल खेत तो है नहीं, पूरी इंडिया में ही एग्रीकल्चर किया जाता है। और आपको पता है कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, यहाँ पर कृषि बहुत बड़े लेवल पे की जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर पानी जो है एग्रीकल्चर में बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा गाइज। गाइज इसके अलावा मैं बता दूं, मैं आपको अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पे भी आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। 8 PM पे क्लास होती है शाम को, और ये टाइमिंग चेंज भी हो सकती है, तो आप मुझे फॉलो कर लेना। मोहम्मद आजम के नाम से मेरी प्रोफाइल है, MOHAMMAD, मोहम्मद आजम के नाम से प्रोफाइल है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। वहाँ पे भी आपको मैं पढ़ाता हूँ, लाइव क्लासेस चलती हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इस नाम से मुझे सर्च कर लेना, अनअकैडमी लर्नर ऐप पे, मैं आपको मिल जाऊंगा वहाँ पे। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys, target based study से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है, जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज, इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है। फॉर पेपर 2 आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं, तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज, इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं। इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज, ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को, ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.